तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए क्या दिया गया है। अ पॉइंट चार्ज situated at a distance r from a short electric dipole on its axis experiences a force F। कोई डाइपोल है हमारे पास, दिस इज प्लस क्यू, दिस इज माइनस क्यू, और इस डाइपोल से इसका कुछ सेंटर होगा O, उससे R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चार्ज है Q, वो कितना फोर्स फील कर रहा है F। आगे कह रहा है वो इफ द डिस्टेंस ऑफ द चार्ज इज 2r, अगर ये डिस्टेंस कितनी हो जाए 2r हो जाए, पॉइंट चार्ज कितना दूर रख दिया जाए, वही पॉइंट चार्ज 2r दूर रख दिया जाए, तो नया फोर्स कितना होगा, न्यू फोर्स कितना होगा। तो यहाँ पर फोर्स का डिस्टेंस से रिलेशन है, हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हो रहा है, चार्ज सेम है, तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल में होगा। अब ये डायपोल की वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सब जानते हैं, हमें सिर्फ आर का रिलेशन देखना है। तो डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे जो होता है वो फॉर्मूला सबको याद हो, अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R क्यूब, और साथ में यहाँ पर होगा 2। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमें सिर्फ R का रिलेशन देखना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड R क्यूब के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्स भी 1/R क्यूब के प्रोपोर्शन होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 1/R क्यूब के प्रोपोर्शन में है, तो फोर्स भी 1/R क्यूब के प्रोपोर्शन में होगा। बढ़िया हो गया ये तो। अब देखें फर्स्ट कंडीशंस क्या गिवन थी कि जब चार्ज R दूर रखा है तब फोर्स F है, तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब। वो कह रहा है जब डिस्टेंस 2R हो गई तो नया फोर्स कितना होगा, तो न्यू फोर्स विल 1/2R क्यूब, दिस विल बिकम 1/8R क्यूब। और जब दोनों F डैश को F से डिवाइड करेंगे तो F डैश अपॉन F विल बिकम 1/8R क्यूब अपॉन 1/R क्यूब। अब ये 1/R क्यूब से 1/R क्यूब कैंसिल, तो F डैश अपॉन F विल बिकम 1/8, देन F डैश विल बिकम F अपॉन 8, तो नया फोर्स पहले वाले का 1/8 टाइम्स हो जाएगा F अपॉन 8। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सीखते रहें। आपका अपना चैनल फिजिक्स का चैनल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, दिस क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। ओके, टू आइडेंटिकल डाइपोल्स आर अरेंज्ड इन एक्स वाई प्लेन। यहाँ 2 डाइपोल दिए हैं एक्स वाई प्लेन में, आप देख सकते हैं दिस इज अवर फर्स्ट डाइपोल एंड दिस इज अवर सेकेंड डाइपोल। तो 2 डाइपोल दिए हैं एज शोन इन द फिगर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। तो मैग्नीट्यूड निकालने का 1.5 मार्क्स एंड डायरेक्शन बताने का 1/2 मार्क्स, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा अलग तरीके से देखते हैं इसको। ये हमारा एक डाइपोल रहेगा और ये हमारा एक सेकंड डाइपोल रहेगा, तो 2 डाइपोल हो जाएंगे हमारे। तो एक तो ये वाला डाइपोल हो गया, ये वाला डाइपोल, ठीक है। इस डाइपोल की वजह से यहाँ सेंटर O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। फिर जो हमारा ये दूसरा डाइपोल होगा, ये वाला डाइपोल होगा, इस डाइपोल की वजह से ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे और फिर उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देन डायरेक्शन बता देंगे तो डायरेक्शन भी पता चल जाएगी। तो मैं पहले क्या करता हूँ कि जो ये वाला डाइपोल है ना, हमारा फर्स्ट वाला डाइपोल, इसकी लेंथ निकालता हूँ कितनी है। तो दिस डिस्टेंस इज A, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो A, देन दिस डिस्टेंस विल बिकम √2A। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो दिस विल बिकम √2A। तो डाइपोल की लेंथ कितनी आ गई, √2A। ये वाला डाइपोल क्योंकि दोनों आइडेंटिकल है तो इसकी भी कितनी आएगी डिस्टेंस, √2A। तो डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाएगा, डाइपोल मूवमेंट हो जाएगा चार्ज इनटू डिस्टेंस √2A, और दोनों डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट सेम आएगा क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, तो फर्स्ट का भी P सेकंड का भी P। अब देखते हैं हम यहाँ पे
ये जो हमारा फर्स्ट वाला डायपोल था ना, इसकी वजह से ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, तो हम जानते हैं डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है प्लस से माइनस। ओके, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, प्लस से माइनस। दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वन डायपोल E1। सिमिलरली ये जो हमारा दूसरा डायपोल है, दूसरा वाला डायपोल, इसकी वजह से निकालेंगे ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वजह से ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहाँ पे इस वाले की वजह से ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E2, और वो भी इसी डायरेक्शन में रहेगा, क्योंकि प्लस ये रहा माइनस ये रहा, तो प्लस से माइनस, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। क्योंकि दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा डबल हो जाएगा एक की वजह से। तो किसी भी एक की वजह से निकाल लो। तो मैं ये जो फर्स्ट वाला है मेरा, ये फर्स्ट वाला, इसकी वजह से निकालते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है एक्सिस पे, याद हो अगर आपको, मैं यहाँ पे एक बार ये डायग्राम फिर से बना देता हूँ। ये वाला फर्स्ट वाले का यहाँ बना रहा हूँ। दिस इज अवर माइनस क्यू, दिस इज अवर प्लस क्यू, लेंथ ऑफ दिस डायपोल इज √2a, और जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कितने डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम। दिस इज 45, तो cos 45 निकालेंगे, a cos 45, ये दिस विल बिकम a/√2। आप कैलकुलेशन चेक कर लीजिए। तो सेंटर से इसके कितनी डिस्टेंस पे, a/√2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E1। और दूसरे वाले डायपोल की वजह से भी यहाँ पे इतना ही होगा, E2, E1 और E2 की वैल्यू सेम होगी, तो इसलिए टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ट्वाइस ऑफ E1। तो एक डायपोल का E1 निकाल रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, तो फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो कितना होता है, इस 2 को एज इट इज रहने देते हैं, और E1 का फॉर्मूला अगर आपको याद हो डायपोल की वजह से 1/4πε0, उसको लिख देता हूँ K। ओके, और एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, P, डायपोल मोमेंट P अपॉन r²। r इज द डिस्टेंस and डिस्टेंस इज a/√2, तो r² प्लस ये जो a है, a इसका, ये पूरी लेंथ 2a बट हाफ ऑफ दिस इज a। अब पूरी लेंथ √2a है तो इसका हाफ कितना होगा, a/√2। ओके, a/√2, √2a का हाफ करेंगे तो इस 2 को लिखेंगे √2 इंटू √2, और √2 से √2, तो आंसर विल a/√2। ओके, तो a/√2 का स्क्वायर एंड होल पावर 3/2। दिस इज अवर सॉल्यूशन। बट अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, तो हमारा जो है इस p की वैल्यू को हम यहाँ, ये जो p है, इस p की वैल्यू को हम पुट करते हैं ऊपर से देख के। p की वैल्यू हम ऊपर निकाल चुके हैं, है ना, तो p की वैल्यू ऊपर से पुट करते हैं, यहाँ से p की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली वैल्यू उठा के वहाँ पे पुट करेंगे। ओके, तो क्या मिलेगा हमें, देखते हैं हम। दिस विल बिकम q, दिस विल बिकम q, एक सेकेंड। ओके, तो दिस विल बिकम q इंटू √2a। नाउ E is equal to 2k q √2a, and this will become a/√2 का स्क्वायर मीन्स a²/2, a/√2 का स्क्वायर a²/2, 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 दिस विल बिकम a² 3/2, 2 से कैंसिल 2, दिस विल बिकम a³, और एक a से a³ कटेगा तो व्हाट विल वी हैव, वी हैव, ये सब तो एज इट इज रहेंगे 2k³ अपॉन, और दिस विल बिकम a²। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन, दिस इज अवर मैग्नीट्यूड। ये आंसर हो गया हमारा मैग्नीट्यूड का। एंड ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट द डायरेक्शन। तो डायरेक्शन क्या होगी भाई, देखो ये बीचों बीच होगा, क्योंकि दोनों p सेम है, दोनों e सेम है, तो दिस विल बिकम 45। इक्वल फील्ड है ना दोनों, और ये 45 डिग्री पे होंगे, तो दिस इज 180 एंड दिस इज 45, तो डायरेक्शन होगी 180 प्लस 45 मीन्स कितना, 225। ओके, तो डायरेक्शन हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होगा, दिस इज अवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, इज एट एंगल 225 डिग्री फ्रॉम
प्लस एक्स एक्सिस। तो जैसा कि मैंने पहले बोला था, मैग्नीट्यूड लिखने के 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे आपको और डायरेक्शन बताने का हाफ मार्क्स मिल जाएगा। तो इस तरह ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था, बट हम इसका सिर्फ ए पार्ट सॉल्व करेंगे और उस ए पार्ट में भी दो चीज़ें निकालनी है। एक तो निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। 1 मार्क्स फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, 1 मार्क फॉर कैलकुलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और 1 नंबर ये बी पार्ट सॉल्व करने के लिए। ओके, तो बाकी के दो जब हम पोटेंशियल वाले चैप्टर में आएंगे तो उसमें देखेंगे, बट अभी हमें सिर्फ इसके फर्स्ट ए का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है। चलो देखते हैं क्या दिया है। 12 नेगेटिव चार्जेस ऑफ सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वली स्पेस्ड एंड फिक्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। या फर्स्ट वाले में देखें, एक सर्कल है आर रेडियस का और इस पे 12 चार्जेस रखे हैं और सब नेगेटिव हैं। ऑल चार्जेस आर नेगेटिव चार्जेस। ओके, सारे के सारे नेगेटिव हैं। तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो ध्यान रखिए ये बिल्कुल वैसे ही है क्लॉक प्रॉब्लम की तरह। जैसे क्लॉक में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा होता है, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर गिवन है। और भाई इस प्रॉब्लम में हमें बस एक ही क्वेश्चन, एक ही चीज अप्लाई करनी है। क्या? वेन एवर देयर इज चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट। तो जो सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा जब भी, उस कंडीशन में सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा 0 होगा। बस ये कॉन्सेप्ट है। सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लें। फर्स्ट दो चीजें होनी चाहिए। पहली चीज कि सारे चार्ज सेम होने चाहिए, सारे चार्ज इक्वल होने चाहिए और उनके आपस में डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, इक्विडिस्टेंट होने चाहिए। ठीक है, सारे चार्ज सेम, आपस में इक्वल डिस्टेंस। और दूसरी चीज, जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकाल रहे हो, हम यहाँ पर किस पॉइंट पे फील्ड निकाल रहे हैं? सेंटर पे। तो हर चार्ज उस सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, तो क्या बोला? एक तो ये आपस में दोनों, हर चार्ज आपस में इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए और सारे चार्ज सेंटर से भी इक्वल डिस्टेंस पे होने चाहिए। ऐसी कंडीशन में कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन होगा? सिमेट्रिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है 3 मार्क्स के लिए। 2 चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस a एंड b आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर। तो भाई हमारे पास दो कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। एक स्फीयर है ए जिसकी रेडियस a है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस b है। ए पे कितना चार्ज है पता नहीं, लेट अस अज्यूम क्यू ए। बी पे कितना चार्ज है पता नहीं, मान लो क्यू बी। तो इन दोनों को एक वायर से आपस में जोड़ा गया है। कह रहा है एक वायर से इनको आपस में जोड़ दिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ए के सरफेस पे, और इलेक्ट्रिक इस ए के सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बताना है, और इस बी वाले के सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये बताना है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्योंकि ये वायर से कनेक्टेड है आपस में, तो दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए जब तक, तब तक चार्ज ए से बी में या बी से ए में ट्रांसफर होता रहेगा। पोटेंशियल कितना होता है कंडक्टिंग स्फीयर का? पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q ओवर R। तो ए के लिए पोटेंशियल, बी के लिए पोटेंशियल क्या बनेगा? K Q ऑफ B ओवर B की रेडियस इज इक्वल टू K Q ऑफ A की रेडियस। एक कैंसिल होगा यहाँ से, तो Q A अपॉन क्यू बी कितना आएगा? Q A अपॉन क्यू बी। ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, तो दिस विल बिकम A अपॉन B, क्यू ए अपॉन क्यू बी। चार्जेस का रेशियो आ गया। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ए का और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बी का? कह रहा है दोनों का रेशियो बताओ।
तो ए वाला जो स्फीयर है क्यू चार्ज इसके सरफेस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है के क्यू ओवर आर स्क्वायर, के क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो ए के लिए कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, के क्यू ए ओवर ए स्क्वायर, और बी के लिए कितना बनेगा, के क्यू बी ओवर बी स्क्वायर। ठीक हो गया, के से के कैंसिल, इसके इंटू इधर, इसके इंटू इधर, दिस विल बिकम क्यू ए इंटू बी स्क्वायर अपॉन क्यू बी इंटू ए स्क्वायर। तो ई ए ओवर ई बी, what will we have? We have क्यू ए अपॉन क्यू बी, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड क्यू ए अपॉन क्यू बी होता है ए बाय बी। ए कैलकुलेट कर दिया, यहाँ पुट कर दो, क्या मिलेगा, ए बाय बी इंटू बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। ठीक हो गया। अब बी से बी स्क्वायर, एक बी गया, ए से एक ए कैंसिल, तो वी हैव ई ए अपॉन ई बी इज इक्वल टू बी ओवर ए। 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन था। ठीक है, एक तो यहाँ के मार्क्स हैं, पोटेंशियल की वैल्यू लिखने के मार्क्स हैं, चार्ज का रेशियो निकालने के मार्क्स हैं, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्मूला लिख के डिवाइड करना, इसके मार्क्स हैं, और आंसर के मार्क्स हैं। तो इस तरह 3 मार्क्स पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, ये है क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, और ये भी फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी, ये केस स्टडी वाला क्वेश्चन है। ओके, केस स्टडी। और जैसा कि आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये सिंपल थ्योरी दी है जो आपने बुक में और डेरिवेशन करते समय पढ़ी होगी, है ना। ये तो सिंपल थ्योरी है। हमें जो है बात करनी है क्वेश्चन की, तो मैं पार्ट बाय पार्ट, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। पहली बात तो केस स्टडी आएगा 4 मार्क्स का, तो यहाँ पे 1 नंबर का एक क्वेश्चन, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, और जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन दिया है आपको दोनों में से कोई एक। तो मैं सारे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहले फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि कंसीडर अ यूनिफॉर्म चार्ज्ड थिन कंडक्टिंग शेल ऑफ रेडियस आर। एक यूनिफॉर्म थिन कंडक्टिंग शेल है, शेल, चार्ज्ड शेल यूनिफॉर्मली है। प्लॉट अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशन ऑफ ई विद द डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर फॉर पॉइंट 0 और 3r के, 0 से लेके 3r तक। ओके, तो एक शेल है और भाई इस पे चार्ज होगा, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है ये, तो सपोज पॉजिटिव चार्ज है, इसकी रेडियस है r। ओके, रेडियस है r, और वो कह रहा है 0 से लेके 3r डिस्टेंस, इतनी दूर डिस्टेंस तक के लिए ग्राफ प्लॉट करके दिखाओ। मतलब जब पॉइंट यहाँ पर हो, जब पॉइंट यहाँ पर हो, जब पॉइंट यहाँ पर हो, जब पॉइंट यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इन सब पॉइंट पे 3r तक वेरिएशन होगा ई का आर के साथ। तो थिन शेल जो है आप सब जानते हैं इस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है आउटसाइड। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है कहाँ, आउटसाइड। ओके, 1/4πε0 Q1 Q/r², बिल्कुल पॉइंट चार्ज जैसा। पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है कंडक्टर के। ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आया ऐसा, जो फर्स्ट पार्ट 1 में है क्वेश्चन, वो भी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। तो हमें ई और आर स्क्वायर के बीच ग्राफ प्लॉट करना है। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, वाई एक्सिस पे ड्रॉ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, और एक्स एक्सिस पे मैं डिस्टेंस को प्लॉट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिखूँगा डिस्टेंस 0, यहाँ पर मैं डिस्टेंस लूँगा कैपिटल R, फिर 2r, और फिर यहाँ पर आएगा पॉइंट 3r। ओके, तो 0 से लेके r तक हम शेल के अंदर हैं, 0 डिस्टेंस से r डिस्टेंस तक, और शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0। तो 0 से लेके r तक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0। ओके, जैसे ही हम r पे पहुंचेंगे तो कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, 1/4πε0 Q/ शेल की रेडियस का स्क्वायर। ओके, तो अब Q भी कांस्टेंट है, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो ये एक कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। सपोज ये वो कांस्टेंट वैल्यू है E की। ठीक है, ये वाली वैल्यू ये है।
कितनी, के क्यू बाय आर स्क्वायर लिख देता हूँ इसको, है ना। तो जैसे ही हम सरफेस पे पहुंचेंगे एकदम से फील्ड कितना होगा, एकदम से यहाँ पहुंच जाएगी लाइन, ये यहाँ पे सीधी लाइन, ठीक है। और फिर आर से आगे, मतलब यहाँ तक आर है, फिर इधर 2r, मतलब आर, फिर आगे 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 फिर 3r, तो आर से 3r तक इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड ऐसे वेरी करेगा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये इस टाइप का ग्राफ आ गया। ओके, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। अब इसका ये बी पार्ट क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको देखते हैं। बी पार्ट में कह रहा है कि भाई द फिगर शोज द वेरिएशन, फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल V विथ 1/r फॉर अ पॉइंट चार्ज। भाई फॉर पॉइंट चार्ज V किस तरह डिपेंड करता है, पॉइंट चार्ज का V अगर आपको याद हो तो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, फॉर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2। वो कह रहा है कि ये जो फिगर है ना, यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज है Q1, एक पॉइंट चार्ज है Q2, दोनों के लिए V और 1/r के बीच ग्राफ गिवन है, वेयर V इज द पोटेंशियल, यहाँ पर V क्या है, पोटेंशियल है, एट अ डिस्टेंस R ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। फाइंड Q1/Q2, दोनों के चार्ज का रेशियो बताना है। तो भाई यहाँ ध्यान से देखना, ये पोटेंशियल, पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल की जो इक्वेशन है, इसको मैं कह देता हूँ वाई एक्सिस पे ड्रॉ है, V वाई एक्सिस पे ड्रॉ है। इधर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि V वाई एक्सिस पे ड्रॉ है, ठीक है। तो V वाई एक्सिस पे ड्रॉ है इज इक्वल टू, और यहाँ पर देखेंगे अगर हम ये एक्स एक्सिस पे कौन ड्रॉ कर रखा है, एक्स एक्सिस पे 1/r को, तो 1/r इज अवर एक्स, 1/r हमारे लिए x होगा, तो ये जो 1/r है ये हमारे लिए होगा x। तो बाकी जो कुछ भी बचा ये सारा क्या है, कांस्टेंट, तो इसको k लिख लो शॉर्टकट के लिए, तो के क्यू, ये तो y इज इक्वल टू mx, तो दिस इज स्लोप, तो यानी कि v, ये जो v दिया है और 1/r दिया है, इस ग्राफ का स्लोप कौन है, के क्यू, और स्लोप का एक फॉर्मूला होता है tan थीटा। तो यानी कि फर्स्ट वाले के लिए KQ1 होगा tan 60 डिग्री, और इसके लिए KQ2 होगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो कह रहा है आपको Q1/Q2 निकालो, तो KQ1 को KQ2 से डिवाइड कर दो, तो K से K कैंसिल, Q1/Q2 कितना मिलेगा, tan 60 डिग्री अपॉन tan 30 डिग्री। tan 60 सब जानते हैं √3, सॉरी ये नीचे 30 है ना, tan 60 डिग्री हो गया √3 और tan 30 हो गया 1/√3, देन दिस विल बिकम 3। तो इसका आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखते हैं इसका सी पार्ट क्या दिया था, ये इसका सी पार्ट दिया था, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट दिस कूलम मीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P दिया है इसका 6 × 10⁻⁻7 कूलम मीटर, इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10⁻4 न्यूटन। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है जिसमें इसको रखा है 10⁻4 न्यूटन पर कूलम, सच दैट द डाइपोल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल, दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो दोनों के बीच एंगल पैरेलल मींस 0 डिग्री। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल, डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी। तो ये तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल है, 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा ना, अगर इस चैप्टर से आए या किसी से भी, तो सिंपल होगा, ज़्यादा टफ नहीं होगा। -PE cos थीटा, थीटा 0 है, cos 0 1, cos 0 विल बिकम 1, देन u इज इक्वल टू सिंपली -P × E, यहाँ पर P और E की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेट करो, 6 × 10⁻⁻7 × 10⁻4, दिस विल बिकम, potential energy will become -6 × 10⁻³ जूल। सिंपल। नाउ नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक, अब ये सी के बदले में या तो ये करो या दूसरा, दोनों 2 मार्क्स के हैं। तो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज इनिशियली केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट P इज परपेंडिकुलर टू E। तो शुरुआत में इनिशियली क्या बोल रहा है वो, फर्स्ट इनिशियली P और E आपस में परपेंडिकुलर है, तो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड,
सपोज ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो डाइपोल है, सपोज डाइपोल मोमेंट P इस तरफ है, तो 90 डिग्री का एंगल है। तो इनिशियल एंगल θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि E एंड P बोथ आर परपेंडिकुलर। Find the amount of work done in rotating the dipole to a position at which P becomes anti-parallel to E। भाई बाद में क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे था, यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ था, वो कह रहा है कि इसको ना एंटी पैरेलल कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के, मतलब P को इसको ना नीचे की तरफ घुमाया ताकि ये ऐसे हो जाए P। तो अब P और ये एंटी पैरेलल हो चुके हैं, थीटा कितना हो चुका है अब 180। ये फाइनल है, इनिशियली 90 था, फाइनली 180 हो गया। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क डन का फॉर्मूला याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, माइनस PE cos θ2 माइनस cos θ1। ओके, θ1 इनिशियल एंगल है और θ2 फाइनल एंगल है। इस फॉर्मूले को याद करना, हम इसे 3 स्टार लगा देते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ओके, तो वर्क डन निकालना है, माइनस PE फाइनल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो कॉस फाइनल, फाइनल 180, कॉस 180 माइनस 1, माइनस ये इनिशियल एंगल θ1, θ1 कॉस 90 0, तो दिस विल बिकम, दिस इज -1 और माइनस माइनस प्लस, तो वर्क डन हो गया PE जूल। ओके, तो इस तरह था ये एक 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल, जो 2023 के सारे सेट्स के क्वेश्चन मैंने ले लिए हैं फर्स्ट चैप्टर के। तो ये उन सारे सेट्स में से किसी एक सेट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 5 मार्क्स के लिए। आइए देखते क्वेश्चन क्या है। यूज गॉस लॉ टू ऑब्टेन अ एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन स्ट्रेट वायर। एक थिन स्ट्रेट वायर है जो इनफाइनाइटली लॉन्ग है, चार्ज है ये भाई, ठीक है। तो सपोज पॉजिटिव चार्ज है इस पे और कह रहा है इस लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है इस पे, लैम्डा, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डिराइव करना है। तो सपोज एक पॉइंट है यहाँ पर P, एक गॉस लॉ का एप्लीकेशन है, ठीक है, सभी ने पढ़ा होगा, बट फिर भी मैं एक बार इसको शॉर्टकट में जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ, सबको रिवाइज हो जाएगा। ये R डिस्टेंस पे कोई P पॉइंट है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस लॉ का क्या करते हैं, सबसे पहले गॉस लॉ के लिए चाहिए गॉसियन सरफेस। तो एक गॉसियन सरफेस इसके दोनों तरफ ड्रॉ कर देते हैं और ये सिलेंड्रिकल होगा, एक गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस होगा, ठीक है। ये पॉइंट है जो इसका ds किधर होगा, बाहर की तरफ, और क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा भाई, आउटसाइड। तो इस पॉइंट पे भी यहाँ से ऐसे चेक करेंगे तो किधर मिलेगा, E इस तरफ मिलेगा। तो यहाँ पे 3 तरह के सरफेस है, एक ऊपर फ्लैट सरफेस जिसका एन कैप अबव है, एक नीचे है फ्लैट सरफेस उसका एन कैप नीचे होगा, और एक कर्व्ड सरफेस है इसका एन कैप रेडियल बाहर की तरफ होगा, रेडियस की डायरेक्शन में, कहीं पे भी चेक करेंगे तो टोटल फ्लक्स कितना आएगा, क्लोज सरफेस है तो इसलिए क्लोज इंटीग्रल, टोटल फ्लक्स कितना आएगा, 3 सरफेस से आएगा। एक आएगा अबव वाले सरफेस से EDS, E डॉट ds, एक आएगा कर्व्ड सरफेस से, ये ए भी मतलब अबव, सॉरी मैं पूरा लिख देता हूँ, ये कर्व्ड सरफेस से आएगा EDS, और एक EDS आएगा बिलो सरफेस से, नीचे वाले सरफेस से, जो नीचे वाला फ्लैट सरफेस है उससे, इस वाले से। तो क्योंकि ऊपर वाले के लिए एन कैप देखो ऊपर है और E इस तरफ है, नीचे वाले के लिए एन कैप इधर है और E इधर है, तो ऊपर और नीचे दोनों तरफ 90 का एंगल है। तो जैसे डॉट है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, डॉट हटाएंगे तो कॉस आएगा, कॉस 0, क्योंकि थीटा 90 है, 90 तो कॉस 0, 90 तो कॉस 0। तो EDS में सिर्फ कौन सर्वाइव करेगा, कर्व्ड वाला, और कर्व्ड वाले के लिए हर पॉइंट पे EDS सेम डायरेक्शन में है तो थीटा बनेगा 0, इसके लिए थीटा बनेगा 0 और कॉस 0 तब कितना होगा 1। तो कैलकुलेशन करके टोटल फ्लक्स कितना आ गया, E डॉट ds विल बी E ds cos 0, cos 0 1, तो दिस विल बिकम E ds। अब भाई ये E क्या है, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ds क्या है, इस P पॉइंट का सरफेस एरिया। तो
इस सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस के हर पॉइंट पे EDS पैरेलल है। तो ये E बाहर आ गया P पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे फील्ड यही तो हमें निकालना है, ये E तो हमें निकालना है। तो E और DS सारे कर्व्ड सरफेस का एरिया बनाएंगे और वो आएगा कर्व्ड सरफेस का एरिया, सब जानते होंगे। अगर इस सिलेंडर की लेंथ है L तो 2πr_L। ठीक है, अब लगाएंगे यहाँ पे गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या कहती है? गॉस थ्योरम कहती है कि भाई जो E.ds है वो एक्चुअली में क्या होता है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज है वो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब भाई ये जो गॉसियन सरफेस है ना, इसके अंदर कितना चार्ज है? सर सिलेंडर की जो लंबाई है ना, उतना ही लंबा तार एज्यूम कर लो, इस तार का जो चार्ज होगा वो ही चार्ज होगा Q एनक्लोज्ड। अब इस तार का चार्ज कितना होगा? इस वायर की लेंथ है L और इस वायर का चार्ज डेंसिटी है यूनिफॉर्म लैम्डा। ठीक है, लेंथ है L और ये है लैम्डा, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी। तो ये अंदर अंदर वाले चार्ज के लिए इक्वेशन क्या बनेगी? हम जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q एनक्लोज्ड वाला Q लेना है हमको, तो Q एनक्लोज्ड कितना आएगा? सॉरी, एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है यहाँ पे, Q अपॉन L, Q अपॉन L। पर Q एनक्लोज्ड अपॉन L, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो गई लाइन चार्ज डेंसिटी। तो Q एनक्लोज्ड कितना आ जाएगा? लैम्डा इंटू L। तो इस Q एनक्लोज्ड की जगह हम क्या लिख देंगे? लैम्डा इंटू L अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम इतना आया EDS और बाय कैलकुलेशन इतना आया, तो दोनों को इक्वल रख दिया। तो E इंटू 2πr_L इज इक्वल टू लैम्डा L ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब भाई यहाँ पर आप देख सकते हैं L से L कैंसिल, तो दिस E विल बिकम 1/2πr लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। फॉर्मूला याद रहे आपको हमेशा के लिए, उसके लिए हमने आपको क्या बताया है, 2 से इंटू 2 से डिवाइड। तो दिस विल कम 1/4π एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस लॉ। ठीक है, देखो बोर्ड वालों का क्वेश्चन पूछने का एक तरीका होता है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखो ये सबको पता है, सेकंड और थर्ड क्या है, इस फॉर्मूले की हेल्प से और आपके प्रीवियस नॉलेज की हेल्प से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आगे के सेकंड भी और थर्ड भी। ये बोर्ड का तरीका है क्वेश्चन पूछने का, पैटर्न सीख लो बेटा, एक आगे का स्टेप। अब थोड़ा सा यहाँ पे अब आपको दिमाग लगाना है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन ये सेकंड क्या कह रहा है। ठीक है, इस सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, An infinitely long positively charged wire has line charge density lambda। एक infinitely long वायर है और इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी कितनी है भाई? इसकी लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा, मतलब इस पर प्लस चार्ज है। कह रहा है एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कल। डायग्राम थोड़ा अच्छा सा बनाते हैं इसका, यहाँ पे बना देते हैं इसका डायग्राम, ये यहाँ पे। तो ये है जी हमारा एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। ठीक है, और इसका लाइन चार्ज डेंसिटी है लैम्डा और कह रहा है इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन मान लो ऐसे सर्कल में घूम रहा है। पढ़ लो क्वेश्चन आगे। एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन द सर्कल विद कांस्टेंट स्पीड सच दैट वायर पासेस थ्रू द सेंटर एंड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। वायर, ये इलेक्ट्रॉन जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल के सेंटर से और सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर जा रहा है वायर, ऐसा बोला है। और जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना भाई, इसकी स्पीड ऐसे अंदर को, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे ही है। तो इसकी स्पीड कह रहा है कांस्टेंट है v। तो आप लोग याद रखें हमें करना क्या है, पहले क्वेश्चन पूरा, फाइंड द काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एंड लाइन चार्ज डेंसिटी लैम्डा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स चार्ज। मतलब q और लैम्डा के टर्म्स में काइनेटिक एनर्जी बतानी है क्या होगी। तो ध्यान रखें जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर घूमता है, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट, तो उसको चाहिए होता है एक सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mv²/r। ठीक हो गया भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स है ना जो, वो कोई नया फोर्स नहीं है, कोई दूसरा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल की तरह वर्क कर रहा होता है। तो यहाँ पर ये देखो, ये है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और ये नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव को खींच रहा है ना जिस फोर्स से, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो कितना होता है
क्यू ई, क्यू इस पॉइंट का चार्ज, ई इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वायर की वजह से। तो वायर यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वायर यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है सर, ई इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, अभी अभी उसका फॉर्मूला डिराइव किया है। इस चार्ज का चार्ज कितना है, ई, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स ही सेंट्रीपिटल बन गया है। तो दो बात आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बहुत काम की। पहली बात, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, कोई दूसरा फोर्स होता है जो टुवर्ड्स द सेंटर सेंट्रीपिटल की तरह वर्क करता है। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हमें जो वेरिएबल्स गिवन है जैसे क्यू और लैम्डा, आंसर उन्हीं की फॉर्म में देना होता है। क्यू, लैम्डा, वी, यही बस आंसर में होने चाहिए और कुछ आंसर में नहीं होना चाहिए, है ना, ये ध्यान रखना है आपको, ये फिजिक्स का रूल है। तो यहाँ से मैं एम वी स्क्वायर निकाल लूँ अगर तो आएगा, या एम वी स्क्वायर अपॉन आर ही रहने दो तो ठीक है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर ही रहने दो, इसको हटा देते हैं। अब सर इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ध्यान रखना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला अभी अभी बताया था, वो पुट कर देते हैं इसकी जगह। तो ई ये ऐसे ही आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा ओवर आर, ये ई हो गया, और एम वी स्क्वायर अपॉन आर ये एज इट इज आ गया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आर से आर कैंसिल, तो एम वी स्क्वायर विल बिकम, एक 2 से 4 भी जाएगा 2 टाइम्स, तो दिस विल बिकम ई लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और फिर यहाँ पर क्योंकि हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ये तो एम वी स्क्वायर है, तो 2 से डिवाइड कर दो। वैसे हम 2 इधर भी ला सकते थे बट कोई बात नहीं, हाफ, दिस विल बिकम ई लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी, और यही रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन था जो क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट पार्ट, ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर चार्ज डेंसिटी के बीच ग्राफ खींचना है। तो भाई मैं क्या करता हूँ, एक ग्राफ बना देता हूँ यहाँ पे, दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी, और भाई ये हो गई हमारी लाइन चार्ज डेंसिटी, दिस इज अवर वाई एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस। तो ये सब कांस्टेंट है, और जब हम इक्वेशन चेक करते हैं y इज इक्वल टू एम इंटू एक्स, तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है जो ओरिजिन से पास हो रही है, ये ऐसा। और इस ग्राफ का जो स्लोप होगा थीटा, यानी कि स्लोप m भी होता है, स्लोप टेन थीटा भी होता है, तो ये m कितना है, ये m ही टेन थीटा है, m ही टेन थीटा है, e अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये इस ग्राफ का स्लोप आ गया, इस ग्राफ का स्लोप। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो था ऑलरेडी नोन था, सेकंड और थर्ड में एप्लीकेशन है, कूलम्स लॉ से हमने गॉस लॉ, और गॉस लॉ से हमने ये फॉर्मूला निकाला, और ये सेंट्रीपिटल वाला हम जानते ही थे और हमने वो इसमें अप्लाई कर दिया, है ना। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक स्टेप आगे का क्वेश्चन पूछा जाए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था जो 2023 के पेपर में मैंने सारे सेट, जितने भी सेट थे 2023 के, उसमें मुझे जो भी क्वेश्चंस दिखे चैप्टर फर्स्ट के वो हमने कंप्लीट कर लिए। अब आगे की वीडियो सेकंड चैप्टर एंड देन फिर आगे के चैप्टर्स आते रहेंगे, पढ़ते रहें, देखते रहें। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को भी कहें, और ये आपके लिए भी अच्छा होगा और मेरे लिए तो अच्छा होगा ही। तो थैंक यू सो मच, देखते रहें आपका अपना चैनल फिजिक्स का चैनल। धन्यवाद।